Hello students, today in 10th English, the chapter The Necklace, आज हम इसका second part continue करेंगे and we were on this paragraph. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet. Chaplet is basically a garland or a circlet for a person's head of diamonds, which seemed to be them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 30,000, 36,000. Louisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ लिया था कि कैसे जो मैडम लुइजल है वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस लाती है और पार्टी में खो देती है, और जब वो नेकलेस नहीं मिलता डायमंड का तो वो डिसाइड करते हैं कि अब एक नया नेकलेस वो वैसा ही खरीदेंगे। तो वो बहुत जगह ढूंढते हैं और फाइनली एक शॉप मिलती है उन्हें, पलायस रॉयल एक शॉप, जहाँ पे उनको वो बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरीके का जो ज्वेलरी उनका डायमंड नेकलेस होता है वो बिल्कुल सेम वैसा ही मिल जाता है, जो कि एग्जैक्टली वैसे लगता है जो उन्होंने खो दिया। जब उसका प्राइस पूछते हैं तो शॉपकीपर उनको 40,000 फ्रैंक्स का उसका प्राइस बताते हैं, और फाइनली वो उसमें बार्गेनिंग करके उसको 36,000 में देने के लिए रेडी हो जाता है शॉपकीपर। अब जब वो फाइनली उसको 36,000 में लेने के लिए रेडी होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं। लुइजल जो उसका हस्बैंड होता है उसके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे, और बाकी के पैसे वो लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं किसी से। आधे पैसे उनके पास हैं और आधे पैसे यानी कि 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने किसी से उधार लिए और उस नेकलेस को उन्होंने खरीद लिया। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Now class, ruinous is basically something which is destructive, जो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, यूजरर्स का मतलब होता है पर्सन जो आपको उधार देता है और बहुत ज्यादा आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको पैसे किसी ना किसी से तो लेने थे, तो जब उन्होंने पैसे लेने के लिए किसी से डिसाइड किया तो उन लोगों ने उनको बहुत सारे प्रोमिसेस दिए कि हम आपको पैसे वापस दे देंगे, और लोगों से पैसे उधार लिए, पैसे उधार उन्होंने इंटरेस्ट पे दे दिए जिनका काफी हैवी जो इंटरेस्ट है उनको पे करना पड़ा। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो पैसा पूरा सब लोगों से उधार ले लेते हैं तो वो लोग, जो उसका हस्बैंड है वो जाता है नेकलेस की दुकान में और मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक जमा करता है और नेकलेस लेके आता है। फिर जो मैडम लुइजल होती है वो दोबारा से अब वो नेकलेस लेके अपनी फ्रेंड के घर जाती है, मैडम फॉरेस्टर के पास। अब यहाँ पर जो लेटर है, लेटर इज बेसिकली सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज लुइजल एंड सेकंड इज फॉरेस्टर। तो फॉरेस्टर को यहाँ पर एड्रेस किया गया है कि जो फॉरेस्टर होती है वो उसको बहुत ही फ्रिजिड टोन में, फ्रिजिड मतलब बहुत ही सख्त तरीके से उसको बोलती है कि तुम्हें मेरा जो ये नेकलेस है वो पहले ही वापस करा देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत भी पड़ सकती थी, क्योंकि वो उसको बहुत लेट जमा कराती है, उसके पास बहुत लेट देकर आती है, वो वापस करती है क्योंकि वो खो चुका था और नया ढूंढने में उनको टाइम लग गया। लेकिन ये बात मैडम फॉरेस्टर को तो पता नहीं है, उनको लगा कि ये अपने पास ही रखे बैठी है और मुझे दे ही नहीं रही थी, तो उसने बोला कि तुम्हें ये मुझे पहले ही भिजवा देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत भी पड़ सकती थी। Madame Forrester did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब यहाँ पर मैडम फॉरेस्ट्री जब उसके पास नेकलेस लेके जाती है तो वो डर रही होती है कि वो कहीं वो बॉक्स को ओपन करके ना देख ले, क्योंकि आप ओपन करके देखेगी तो कहीं ऐसा ना हो वो पहचान जाए कि ये मेरा वाला ज्वेलरी नेकलेस नहीं है जो ये लेकर गई थी, तो वो डर रही है। लेकिन मैडम फॉरेस्ट्री वो ज्वेल बॉक्स को ओपन ही नहीं करती, वो एज इट इज उठाकर रख देती है। ठीक है, अब उसके दिमाग में है कि कहीं इसने देख लिया तो ये सोचेगी कहीं मैं चोरी चोरी तो नहीं कर ली है इसके नेकलेस की, तो ये सब दिमाग में चल रहा है मैडम लुइसल के। Madame Louisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely, heroically, it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic. Now यहाँ पे here you can see जो मैडम लुइजल है, अब उनको एक वो कर्जा लेने के बाद एक बहुत ही हॉरिबल लाइफ जो है उसको फेस करना पड़ गया। एक ऐसी हॉरिबल लाइफ जहाँ पे उन्हें अपना बहुत सारा काम करना पड़ा, बहुत ही
एज अ हीरो उन्होंने बहुत काम जो है बहुत मेहनत से करा। अब उन्हें ये जो कर्जा था चुकाने के लिए, जो भी उनको अनप्लेजेंट चीजें थी वो उन्हें करनी पड़ी, क्योंकि उनको कर्जा तो चुकाना ही था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी मेड हटा दी, क्योंकि मेड को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना घर जो है वहां से हटके एक टेम्पररी से रेंटेड रूम में वो लोग आ गए रहने के लिए। एक एक वो भी एक एटेक में। एटेक इज बेसिकली अ रूम इनसाइड और पार्टली इनसाइड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। यानी जिस पुअर कंडीशन में वो रहते थे उससे भी पुअर कंडीशन में वो लोग आ गए रहने के लिए, क्योंकि उनको अपना कर्जा चुकाना था। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dishclothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब वो जैसे ही उन्होंने मेड हटाई तो सारा का सारा घर का जो काम था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम लुइसिल पे आ गई। अब वो किचन का सारा जो भी ऑडियस वर्क था, ऑडियस वर्क इज बेसिकली एक ऐसा काम जो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था, तो किचन का सारा काम उनके उनके ऊपर आ गया। उन्होंने जो है बर्तन धोने शुरू कर दिए, और जितने भी कपड़े थे वो कपड़े खुद धोती थी। इनफैक्ट उनको सुखाती भी थी कपड़े धोने के बाद। और हर सुबह वो जो है क्या करती थी, नीचे जाती थी अपने घर से, और गलियों में चल के पानी भर के ऊपर लेकर आती थी। और हर जब पानी लेकर आती थी तो बीच बीच में रुकती भी थी, क्योंकि वो थक जाती थी सांस लेने के लिए वो थोड़ी देर रुकती भी थी बीच बीच में। तो इतना हार्ड वर्क उन्होंने करना पड़ा उस कर्जे को चुकाने के लिए। एंड clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, hankering to the last souse of her miserable money. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and the nights you often did copying at 5 saws a page. अब यहाँ पे क्योंकि थोड़े ही पैसे उसके पास थे तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी से कपड़े पहनती थी। ठीक है, बहुत ही ऑर्डिनरी से कपड़े वो पहनती थी, और कपड़े पहनने के बाद वो सारी मार्केटिंग जो थी खुद करती थी। सब्जियां लेने के लिए मार्केट में जाती थी, बास्केट उठा ली खुद ही बचर की शॉप में चले गए, या फिर फ्रूट लेने के लिए चले गए, या वेजिटेबल्स लेने के लिए चले गए, अपने हाथों में टांग के जो है एक एक पैसा एक एक पाई बचाने के लिए जो है वो हर कोशिश करती थी, जिससे कि उसका पैसा खर्च ना हो। उसके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, दिन रात काम करते थे, पूरे शाम तक वो अपने ऑफिस में काम करते थे, और जब घर आते थे तो कुछ और बुक्स लेकर आते थे अपने साथ में, जिसमें वो क्या करते थे, उन बुक्स को कॉपी करते थे रात भर, टाइप करते रहते थे कि एक पेज अगर वो टाइप करेंगे तो 5 सॉस उनको मिलेगा। सॉस इज बेसिकली अ स्मॉल वैल्यू कॉइन इन फ्रांस। ठीक है, तो ये करेंसी है बहुत ही। एक पेज 5 साउस जो है उनको एक पेज के टाइप करने के मिलते थे, तो वो भी पूरे रात दिन भर भी काम करते थे, रात भर टाइप करते थे, तो दोनों की लाइफ जो है बहुत हार्ड वर्किंग हो गई थी। And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. Madame Louiselle seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household, her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब जो उनकी लाइफ थी ये इस तरीके की चलती रही, पूरे 10 साल तक उनकी लाइफ इस तरीके से चली। जैसे ही साल के 10 10 ईयर्स खत्म हुए तो उन्होंने अपनी धीरे धीरे चीजें जो थी वो नॉर्मल ट्रैक पे लेकर आए। लेकिन उन 10 सालों में मैडम लुसिल अब बहुत ओल्ड हो चुकी थी। वो ओल्ड के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड वुमन बन चुकी थी, एक बहुत ही क्रूड सी जो कि पहले की जैसी एक सॉफ्ट लेडी नहीं थी, एक सॉफ्ट गर्ल नहीं थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, जो कि पूरा घर संभालती थी। उसके जो बाल थे यू नो वो फैले रहते थे, वो अपने अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देती थी, कपड़े भी ऐसे ही पहन लेती थी। बहुत ही हाथ उसके बिल्कुल काम करते करते लाल पड़े रहते थे, और वो अब जब बोलती भी थी तो बहुत ही लाउड टोन में बोलती थी। और घर का सारा काम करती थी, चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, या फिर फ्लोर को वॉश करना हो, पूरे सब कुछ वो पानी भर भर के जो है अपने फर्श को धोया करती थी। But sometimes, when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party, of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? अब लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब उसके हस्बैंड ऑफिस होते थे तो वो क्या करती थी, विंडो के पास बैठ जाती थी
और उसी इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी जो पुराने टाइम में उसने इवनिंग में उस पार्टी में वो बिल्कुल अच्छे से ब्यूटीफुल होके ब्यूटीफुली ड्रेस होकर वो जो पार्टी में गई थी, और सारे के सारे लोग बहुत फ्लैटर्ड हो गए थे उसके ऊपर, सब लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे। तो कभी कभी वो विंडो के पास बैठकर वो चीज़ सोचा ज़रूर करती थी, लेकिन अक्सर वो अपने काम में ही बिजी रहती थी। बोलती थी, और सोचते सोचते उसके दिमाग में ये बात भी आती थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, उस पार्टी में मैं नहीं गई होती और मैंने वो नेकलेस नहीं खोया होता, तो आज मेरी लाइफ शायद बिल्कुल अलग होती। कौन जानता है कि क्या होता। How singular is life, and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs, Isle says to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. अब यहाँ पे वो बोलती है कि लाइफ कितनी सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब कितनी एक जैसी है। एक लाइफ इज सो नॉर्मल कि आपको पता नहीं है कि कब क्या चेंज आ जाए लाइफ के अंदर। एक छोटी सी चीज आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, और एक छोटी सी चीज आपकी पूरी लाइफ को आबाद कर सकती है, सेव कर सकती है। तो ये सब चीजें वो सोचा करती थी। अब एक संडे वो अपने काम से बहुत थक कर एक थोड़ा सा अपने आप को इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलती है। तो पूरे हफ्ते की थकान के लिए वो संडे वाले दिन अब इवनिंग वॉक पे निकली है। तो जब इवनिंग वॉक पे जब वो जाती है, तो वो क्या देखती है कि सामने एक वुमेन खड़ी है एक बच्चे के साथ। और वो जब उस वुमेन को गौर से देखती है, तो उसको पता चलता है ये तो मैडम फॉरेस्ट्रियर है, जो उसकी फ्रेंड थी जिससे वो नेकलेस लेकर आई थी। अब वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियर को देखती है, तो वो क्या एनालाइज करती है कि तो मैडम फॉरेस्ट्रियर स्टिल बहुत यंग नजर आ रही है, बहुत ही प्रिटी नजर आ रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी दिख रही है वो। Madame Lucille was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She approached her. Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be familiarly addressed by this common personage. अब यहाँ पे मैडम लुइसिल उसको देखकर बहुत ही इफेक्ट हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं। फिर वो सोचती है कि क्या मैं इसके पास जाकर बात करूँ, उस नेकलेस के बारे में पूछूं। तो वो अपने माइंड में डिसाइड करती है कि हाँ हाँ, मैं जाकर उससे नेकलेस के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ, क्योंकि अब तो उसने उसको पे भी कर दिया, अब वो उसको सारी चीज़ें बता सकती है, तो क्यों ना बताए वो उसे। तो वो क्या करती है, उसके पास जाती है और उसको बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। मैडम फॉरेस्टर का निकनेम है जीन, तो उसको बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। अब उसकी जो फ्रेंड है वो उसको पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत ओल्ड लग रही होती है, एकदम अलग चेंज हो जाती है। लेकिन वो बोलती है, वो उसकी फ्रेंड उसको पहचान तो नहीं पाती, लेकिन हैरान भी होती है कि ये कौन है जो मुझे अपने इतने फैमिलियर नेम से बुला रहा है, क्योंकि जीन मुझे बहुत कम लोग, जो मेरे क्लोज लोग हैं वो ही जानते हैं। ये कौन है जिसको मैं नहीं जानती, लेकिन इसको मेरा निकनेम पता है। She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Louisville." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh, my poor Matilda, how have you changed?" अब इतने में वो क्या करती है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है मैडम फॉरेस्टियर मैडम लुइसिल से कि मैडम, मैं आपको शायद नहीं जानती, शायद आपको कोई गलती हुई है मुझे पहचानने में। तो इतने में मैडम मटिल्डा लुइसिल उसको क्या बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कोई गलती नहीं हुई है, मैं मटिल्डा लुइसिल हूँ। अब जैसे ही वो उसको बताती है कि मटिल्डा लुइसिल, उसकी फ्रेंड जोर से चिल्लाती है और एकदम शॉक हो जाती है, और शॉक में बोलती है कि ओ माय पुअर मटिल्डा, तुम ऐसे चेंज कैसे हो गई इतनी ज्यादा। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? You recall that diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? अब वो उसको बोलती है कि जैसे वो उससे पूछती है ना, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई, तो बोलती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों के दिन फेस किए हैं, बहुत ही मिजरेबल डेज, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मैडम फॉरेस्टर बहुत हैरान हो जाती है कि मेरी वजह से क्यों, और वो उससे पूछती है कि मेरी वजह से कैसे। तो बोलती है कि तुम्हें याद है कि मैंने एक डायमंड का नेकलेस तुमसे लिया था, तुमने मुझे दिया था एक मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए। Yes, very well. Well, I lost it. How is that? Since you returned it to me, I return another to you exactly like that. And it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I'm decently content. Madam Forestier stopped short. अब यहाँ पे वो जो बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने वो एक नेकलेस तुमसे लिया था, तो मैडम फॉरेस्ट्री बोलती है हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो मटिल्डा उसको रिप्लाई करके बोलती है कि हाँ वो मैंने खो दिया। तो मैडम फॉरेस्टर हैरान हो जाती है, बोलती है कि खो दिया, लेकिन तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था।
तो मटिल्डा बोलती है हाँ मैंने आपको रिटर्न किया था एग्जैक्टली बिल्कुल उसी के जैसा नेकलेस, वो नेकलेस वो नहीं था जो तुम्हारा था, हमने उसी के जैसा एक और डायमंड का नेकलेस खरीदा, और उस डायमंड के नेकलेस जो हमने खरीदा उसको पे करने में हमें पूरे 10 साल लग गए। और तुम समझ सकती हो कि हमारे पास कुछ नहीं था, वो तो एक ऐसे इंसान के पास इतना भारी अमाउंट पे करना कितना मुश्किल होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब फाइनली जो है हमने पे कर दिया है उसका अमाउंट, और अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि हाँ फाइनली मैं जो है तुम्हारा मैंने मैंने अपना कर्जा जो है वो उतार दिया है। मैडम फॉरेस्टर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या वो रिप्लाई करें। शी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। Yes, you did not perceive it then. They were just alike, and she smiled with proud and simple joy. Madame Forestier was touched and took both her hands, and she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." अब इसके बाद जो मिस्टर मैडम फॉरेस्टियर है वो बोलती है कि अच्छा तो तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए डायमंड का नेकलेस खरीदा। तो मैटिल्डा बोलती है हाँ हाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जो है तुम्हारे नेकलेस के तुम्हारा जो नेकलेस है बिल्कुल वैसे ही डायमंड नेकलेस खरीदा, वो बिल्कुल एक जैसा लगता था ना। तो इतने में जो वो है वो इस बात को बोल के स्माइल करती है, और उसको उसकी स्माइल में एक प्राउड प्राइड नजर आता है कि हाँ वो कितनी खुश है ये बताते हुए कि मैंने तुम्हारा सेम नेकलेस तुम्हें वापस कर दिया खोने के बावजूद भी। मैडम फॉरेस्ट्री ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है, वो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और उसको बोलती है कि ओ माय पुअर मटिल्डा, मेरा नेकलेस तो नकली था, वो असली नेकलेस नहीं था जो तुमने उसके बदले मुझे असली नेकलेस दे दिया। मेरा नेकलेस सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था और तुमने उसके लिए इतने सारे पैसे जो है वो चुका दिए। With this we come to an end of this chapter.